हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स वायुसेना का पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9th। ठीक है, 9th प्रैक्टिस सेट के साथ में पेपर नंबर 2 हम आपका आज डिस्कस करेंगे। ये आपके 30 प्रैक्टिस सेट है, आप सभी को पता है। अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं तो आप paperhacker.in पर जाकर इनको डाउनलोड करें और अपने खुद से स्वयं से उनको लगाने का प्रयास करें। इसमें सेकंड पेपर में आपको पता होगा कि 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग आपको 25 प्रश्न प्लस में जो है आपका एवरेज होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल जो भी आपका एवरेज आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने एवरेज को बढ़ाने की कोशिश करते रहें लगातार। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ से चलते हैं अपने लोग कहाँ पर, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर हम यहाँ से चलते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है। इसमें क्या है, आपके जीएस के, मैथ के और रीजनिंग के सबके लगभग 7-7, 8-8, 9-9 प्रश्न के करीब रहते हैं तीनों सेक्शन से। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न सेक्शन है वो आपसे पूछा जाता है जीएस का। जीएस का आपका पहला जो सेक्शन रहता है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अंकोर वाट कहाँ है। ये अंकोर वाट क्या है। ठीक है, अंकोर वाट का क्या है, ये एक मंदिर है। ये भगवान विष्णु का एक मंदिर है। अंकोर वाट का क्या है, ये भगवान विष्णु का एक मंदिर है। भगवान विष्णु का क्या है, ये एक मंदिर है। और ये पड़ता है आपका डी ऑप्शन कंबोडिया में। कहाँ पड़ता है ये, डी ऑप्शन कंबोडिया में ये आपका पड़ता है। ठीक है, ये जो अगर आपसे पूछे कि ये किसने बनवाया था तो आपको बताना है ये बनाया था, ये आपका बनाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था कंबोडिया में। ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। सेकंड प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न कह रहा है कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। आपको बताना है कि बहमनी राज्य जो है वो कौन सी शताब्दी में, कौन सी सदी में स्थापित हुआ था। आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे अगर कोई चीज 1300 के बाद में स्टार्ट होती है, ठीक है, 1300 के बाद में स्टार्ट हुई है और 1400 से पहले हुई है, 1400 से पहले और 1300 के बाद, तो जो 1400 से 1300 के बीच में जो समय है उसे कहेंगे 14वीं शताब्दी। तो 1347 में यानी कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में, शताब्दी में, ठीक है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। कौन सा राज्य स्थापित हुआ था, 14वीं सदी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी या सदी में हुई थी और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी हसन खां द्वारा। हसन खां के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हसन खां के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। ये द्वितीय जो योजना थी ये कौन सी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, जब आज़ादी के बाद जो है 5 ईयर प्लान चलाए गए, 5 साल के लिए योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो सबसे पहली योजना जो चलाई गई 551 से जो है 56 तक, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। ये योजनाएं जो थी वो योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी और हर पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि इस पंचवर्षीय योजना में हमें क्या करना है। ठीक है, हर पंचवर्षीय का एक जो है लक्ष्य रहता था। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कितना था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से 1956 तक। अब पहली जो पंचवर्षीय थी वो किस पर आधारित थी, आपकी कृषि पर। ठीक है, वो आपकी जो है कृषि पर आधारित थी। इसमें किसका विकास हुआ था, कृषि और लघु उद्योगों का इसमें विकास किया गया था।
अब वैसे ही द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, ये आधारित थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस, ये भी आपसे पूछता है कि सेकंड पंचवर्षीय कौन सी किसके मॉडल पर थी, तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस। और वैसे ही अगर फर्स्ट पूछता है तो फर्स्ट आपको बताना है हेराल्ड डोमर, ठीक है। हेराल्ड डोमर पर कौन सी थी, फर्स्ट थी। और सेकंड कौन से किन के द्वारा बनाई गई थी, तो सेकंड डिजाइन की गई थी पीसी महालनोबिस और नेहरू मॉडल भी इसे बोलते हैं। तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या किया गया था, उद्योगों का विकास किया गया था। इसमें किसका विकास किया गया, उद्योगों का। और कैसे उद्योग, बड़े उद्योगों का इसमें विकास किया गया था। तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कई जो है प्लांट लगाए गए थे, ठीक है। कई प्लांट बनाए गए थे, इस्पात संयंत्र बनाए गए थे। दुर्गापुर, राउरकेला, ये भिलाई, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के हैं, ये तीनों जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे। ये आपका पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। वैसे ही राउरकेला जो है आपका, ये राउरकेला उड़ीसा में है आपका, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। और वैसे ही आपका भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय में ना करके इसकी स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि लगभग की गई थी 1964 के करीब, ठीक है। 1964 के करीब इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बराबर जो है ध्यान दिया गया था। बोकारो में इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। आपको सभी प्रश्नों को बड़ी जो है ध्यान से नोट करना है। देखो ये तीन जो इस्पात संयंत्र है, इनका निर्माण कौन सी पंचवर्षीय में हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और अगर पूछता है कि दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में बताना है, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सब आपको बताने हैं। अगर वो पूछता है सेकंड पंचवर्षीय जो था उसका कार्यकाल क्या था, तो देखो 1956 में 5 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 1956 में 5 जोड़ देंगे। 1956 से 1961, ठीक है। 1961 तक किसका कार्यकाल रहा था, सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी, दूसरी 56 से 61 तक रही थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी दूसरी, और पहली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप। तो यहाँ से हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको यहाँ पर बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी सी यांगटीसी। कौन सी नदी सबसे लंबी हो जाएगी, यांगटीसी नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अब देखो जो एशिया की जो मतलब पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। कौन सी नदी, नाइल रिवर या नील नदी। नील नदी क्या हो जाएगी आपकी पूरे जो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और एशिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो यांगटीसी नदी आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी नदी, ठीक है, लंबी अगर पूछेगा तो नील बताना है, और बड़ी पूछेगा तो आपको कौन सी बतानी है, अमेजन, ठीक है। अमेजन नदी सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो इसमें बताना है कि मूल अधिकार कौन सा नहीं है, ठीक है। समानता का अधिकार भी मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जो विरोध का अधिकार है
वो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 से 35 तक हमारे क्या है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, 12 से 35 तक, जिसमें आपका 14 से 18 तक, 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार, 14 से 18 तक। ठीक है, और वैसे ही आपका शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार पूछता है तो आपका हो जाएगा 23 और 24, 23 और 24 क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23 और 24 आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछता है वो, तो आपको बताना है 25 से 28, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएंगे, जो विरोध का अधिकार है वो आपका मूल अधिकारों में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। यहाँ से ये कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी किसकी रहती है। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जो है कीड़े मकोड़ों को पकड़कर अपना भोजन करते हैं, उनसे क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं उनसे, नाइट्रोजन उनसे प्राप्त करते हैं। तो जो कीट भक्षी पौधे होंगे उनमें नाइट्रोजन की कमी होगी। तो नाइट्रोजन की कमी क्यों होगी, क्योंकि वो जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये इस प्रकार के पौधे पहाड़ों वगैरह पर ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस देश की शीर्ष शरीयत अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें दो ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपके दो ऑप्शन इसमें ठीक दिए हुए हैं। तो विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा 21 नवंबर, या बी ऑप्शन मान लो 21 नवंबर। इसको क्या मनाया जाता है, विश्व मत्स्य पालन दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण दिवस भी आप जो है याद करेंगे। ठीक है, और भी जितने भी पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस वगैरह ये हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, नवा क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो लेजर पर काम करती है। किसके द्वारा काम करती है, लेजर की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से हमारा सेक्शन किसका शुरू हो गया, मैथ का सेक्शन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, मैथ का सेक्शन आपका यहाँ से शुरू हो गया, देख रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी बराबर 7 है, और ए बी का मान आपको बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, ए बी का आपको मान यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका वही है, फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब आपको बताना है। क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी का मान दिया हुआ है, देखो 7, तो 7 का क्यूब यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 7 का क्यूब निकाल लेंगे। अब आगे क्या दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर भी आपको दिया है 91 प्लस 3 इंटू ए बी का मान भी आपको दिया है, a इंटू बी इसका मान पूछा है। ठीक है, ए बी का मान पूछा है। यहाँ पे ए बी का मान हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, इंटू 7 कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 243। ठीक है, 7 का क्यूब आपका 243 हो जाएगा, बराबर में आपके 91 है। ठीक है, प्लस में आपका क्या दिया हुआ है, प्लस आपका 21ab, 7 और 3 की गुणा कर देंगे तो 21ab यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 91 को इधर माइनस कर देते हैं। 91 को माइनस करेंगे 243 में से,
243 इधर है, 91 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5। ठीक है, सॉरी गलती कर दी, यहाँ पर 343 होगा ये, 343। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 252। ठीक है, 343 में से 91 को घटाएंगे तो 252 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इधर लेके आते हैं तो घटा के सीधा लिख लेते हैं 252। ठीक है, बराबर में आपका कितना रह जाएगा 21 AB, 21 AB। यहाँ से AB बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो 7 तियां 21, 7 तियां 21 और ये 7 6 42, 36 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। AB बराबर यहाँ से निकल के आ गया आपका 12। AB बराबर कितना हो गया 12, हमारा 12, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एक और तरीका मैं जो आपको बता रहा था, तो आप क्या करेंगे, ए बी का आपको मान बताना है। ए और बी को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, ए और बी को अगर मैं जोड़ूंगा ए प्लस बी तो 7 प्राप्त होना चाहिए। अब किन किन कंडीशन में आपको 7 प्राप्त होगा, देखो एक 1 और 5 होगा तब होगा, एक 4 और 3 होगा तब होगा, और एक क्या होगा 2 और 5 होगा ना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5, 4 और 3 और 1 और 6। 2 और 5, 4 और 3 7 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इन सब की गुणा करके कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा ऑप्शन में जो आंसर में जो है दिया हुआ है। तो 2 पंजे 10, इसकी गुणा करूंगा मैं, ए बी का मान 10 निकल के आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये वाला मान तो होगा नहीं। 4 3 12, यानी कि यहाँ पे 12 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हो सकते हैं हमारे 4 और 3 हो सकते हैं, और 1 और 6, 6 एकम 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1 और 6 भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 4 और 3 हमारे क्या हो सकते हैं, ए और बी की वैल्यू हो सकती है। 4 और 3 को साथ रखेंगे तो ऐसे ही 4 का क्यूब और 3 का क्यूब हम करके जोड़ेंगे तब 91 हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3290 का बिल 6% की छूट लेकर चुकाया। ठीक है, कितने परसेंट की छूट लेकर चुकाया, 6% की छूट लेकर चुकाया। तो मूल बिल की राशि में राशि क्या है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखो वो क्या कह रहा है कि 3290 रुपए थे, इतने का बिल दिया है उसने, 3290 रुपए उसने दिए हैं। ठीक है, और इस पर उसने क्या लिया, मूल बिल जो था, कोई मूल राशि थी, मान लो जो बिल था वो मान लो x रुपए था, उस पर उसने 6% की छूट लेने के बाद, यानी कि 100% में से 6% उसने घटाने के बाद, तब ये 3290 आया है। ठीक है, तो आपका x का कितना परसेंट रह गया, ये x का 94% ही तो ये रह गया 3290। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 3290 बटे में 94 गुणा में 100 कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि 3200 की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो x की वैल्यू क्या है, यानी कि x मतलब मूल बिल की राशि। ठीक है, मूल बिल की यहाँ से राशि हम निकाल लेंगे। तो देखो इसे काटते हैं, 12 से नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 से भी नहीं कटेगा। इसे जो है इसे किस से काट के देखते हैं, इसे 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और ये हो जाएगा 2 छिक 12 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यहाँ से आ गया आपका 47, 1645 बटे 47। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 47 से डिवाइड करते हैं 1645 को। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा,
तो 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा, दो बचे, और 3 चौक 12, 13, 14, ठीक है 14। इस ये 3 बचा है, यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 4 गए तो बचे 2, 23, 5 हमने उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा ये। 47 पंजे आपका देख लेते हैं कितना आएगा, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से लाके 3, 5 4 पंजे 20 और 3 23, 235। 47 पंजे बार जाएगा आपका, 35 बार आपका जाएगा, 235 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ से 35 बार यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना हो गया 35, और गुणा में कितने हैं 100, यानी कि जो मूल रूप जो था हमारा वो कितना आ गया 3500, ठीक है 3500, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये कह रहा है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही तो होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वो क्षेत्रफल उसने हमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3392 दे रखा है, बराबर में क्या है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। उसकी चौड़ाई भी दी है, यानी कि लंबाई को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, गुणा चौड़ाई उसकी दी है 53, कितनी दी है 53 मीटर। बगीचे का पेरीमीटर पूछा है। परिमाप बराबर आपको पता होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए, चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, चौड़ाई यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 53 से काटते हैं, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 6 30, 6 बार जाएगा, ठीक है। 53 का 6 बार जाएगा, ये 53 6 बार जाएगा, तो कितना हो गया 6 3 18, 1 6 पंजे 30 और 1 31, 318 बचा है इसमें से, 339 में से 318 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1 2 21 बचा, ये हो गया 212, ठीक है। 6 बार पहले गया था, 6 बार गया था, अब कितने बार जाएगा 53, 5 चौक 20, 4 बार, ठीक है। यानी कि लंबाई बराबर यहाँ से आपका निकल के आ गया, लंबाई बराबर 64। अब आपको पता है लंबाई इतनी है, चौड़ाई कितनी है 53, ठीक है। तो पेरीमीटर बराबर 2 गुणा 64, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई आपकी 53 है, 53, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये कितना हो गया 4 और 3 7, 5 और 6 11, 117, ठीक है। और गुणा में कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर गुणा में 2 दिए हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 234, ठीक है। 200 ये 17 दूनी 34, 234 हो गया। 234 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है हमारा 12 सालों में एक निश्चित राशि का 2 गुना प्राप्त होता है। ये साधारण ब्याज का आपका प्रश्न है। एक वर्ष में साधारण ब्याज की प्रतिशत दर कितनी होगी, आप वही लगा देंगे। हम मान लेते हैं, मान लो x हमारी कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना था, मूलधन हमारा क्या था x था, ठीक है। 12 सालों में एक निश्चित राशि क्या थी x थी, ठीक है। वो कितनी हो गई, 2 गुनी प्राप्त हुई, यानी कि x रुपए तो हमारा था ही, मिश्र धन जो हो गया वो दो गुना प्राप्त हुआ, 2x प्राप्त हुआ। तो x तो हमारा क्या था इसमें, x तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, और हमें ब्याज कितना मिला, x का ब्याज और मिल गया। जैसे मान लो 100 रुपये हमने किसी को ब्याज पे दिए तो हमें 200 मिले, तो उसमें 100 रुपये तो हमारे ही थे ना, मूलधन था, और 100 रुपये ब्याज के थे। तो उस प्रकार से ब्याज कितना हो गया x, और मूलधन भी कितना था x, ठीक है। तो एक वर्ष में साधारण ब्याज की प्रतिशत दर पूछी है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है, रेट बराबर, और उन्होंने एक चीज और दी है आपको, टाइम दिया है। टाइम बराबर कितना है 12 साल, ठीक है। इसमें हम लगा देते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज या आई बराबर पी मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, और टी बराबर समय हो गया। बटे में कितना लिखते हैं हम 100, बटे में 100 लिखते हैं।
अब देखो ब्याज बराबर आपका दिया है एक्स, ठीक है, ब्याज बराबर हमने क्या मान लिया एक्स, बराबर में प्रिंसिपल हमने अमाउंट कितना माना एक्स, रेट कितना हो गया आपका, रेट ऐसे ही छोड़ देंगे, और टाइम कितना लगा उन्हें 12 साल, बटे में कितना है 100, ठीक है। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, ये आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, आर बराबर देखो 100 इधर जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, 100 किधर गया ऊपर और 12 आ गया नीचे। अब 12 से इसको काट देंगे, 12 अट्ठे 96, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका सही हो गया, ठीक है, इतने पर ही आपका सही हो जाता है। 12 अट्ठे 96 क्योंकि 8 बार जाएगा, अब कितना बचेगा 12 अट्ठे 96 के बाद कितना बचेगा 4 बचेगा ऊपर, 4 शेष बचेगा और बटे में कितना है 12, 4 3 12, यानी कि इसे लिख सकता हूँ मैं 8 सही 1/3% ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है दो संख्याएं हैं 8 और 7 के अनुपात में है, ठीक है, और पहली संख्या 8 दूसरी में 3, प्रथम संख्या में 8 और दूसरे में 3 जोड़ देने पर अनुपात 4:3 हो जाता है। अब दोनों संख्याओं का योग उसने पूछा है। इस टाइप का प्रश्न जब आपसे पूछता है, जब अलग अलग उसने जोड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, देखो 8 जो है 8 थी, ठीक है, इसको 8x हमने मान लिया, पहली वाली संख्या को 8x मान लिया, दूसरी संख्या को कितना मान लिया हमने 7x। तो अब वो कह रहा है कि 8x 8 में प्रथम जो संख्या है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट संख्या में उसने 8 जोड़ा है, हम जोड़ देते हैं, 8 में 8 जोड़ दिए, ठीक है, और इनका अनुपात दिया है उसने, दोनों का अनुपात ही तो दिया है हमें, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों का 7 में कितने जोड़े हैं, 7 में 3, दूसरी वाली में 3 जोड़ा है। अब इनका जो अनुपात निकल के आएगा, यानी कि इनका जो भाग करूंगा मैं, तो वो कितना निकल के आएगा, वो कह रहा है कि 4/3 निकल के आएगा, ठीक है, 4/3 निकल के आएगा। ये अनुपात में था इसलिए हमने इनको अनुपात में लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, ये इन दोनों का अनुपात है, तो इधर मैं जब अनुपात करूंगा तभी तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको गुणा करेंगे इसमें और इसकी गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे करके। अब 3 की गुणा करो इधर, 8 3 24x प्लस 8 3 24, ठीक है, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस 4 3 12, 4 7 28 और 4 3 12, 3 8 24, ये हो गया 24, ठीक है। अब देखो 28x इधर है, 24x इधर है, इधर कम है तो हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं और इसको लेके आएंगे इधर। देखो इधर 24 है, ले आते हैं 24 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा उठ के, तो ये माइनस को हो जाएगा 12 हो जाएंगे। ऐसे ही इधर 28x पहले से थे, इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये जब हम बदलते हैं इनकी साइड तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं चिन्ह के, अगर ये माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे इधर लाएंगे तो। अब देखो यहाँ से 24 में से 28 में से 24 घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 4x, ठीक है, 4x इधर बचेंगे और इधर 12 में से 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, ठीक है, तो ये x बराबर यहाँ से कितना निकल आया 3, ठीक है, हमारा यहाँ पर x बराबर 3 निकल के आ गया। अब वो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों संख्याएं वास्तव में थी क्या 8:7 के अनुपात में थी, ठीक है, 8:7 के अनुपात में थी, इन दोनों का योग कितना निकल के आएगा 15, ठीक है, 8x और 7x थी, ठीक है, तो 15x हो गई, 15x हो गई, हमने 8x और 7x ही तो मानी थी, 15x हो गई। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई कि कितनी है 15 गुणा x की वैल्यू 3 है, तो 15 3 45, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि भाजक भागफल से, क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 11 गुना है और शेष का 2 गुना है तो शेष 22 है एवं शेष 22 है तो भाज्य है। आपको बताना है भाज्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है भाज्य क्या है। देखो भाज्य क्या होता है, यहाँ पर
सबसे पहले तो ये आपको फिगर याद रखना है। ये वाला जो फिगर होता है इसमें जब हम इसे भाग देते हैं जिसे, वो कहलाता है भाज्य। ये होता है भाज्य, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं वो होता है आपका भाजक। हाँ, ठीक है, इससे भाग दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बचता है ना, इसे ही शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेषफल, चाहे वो 0 बचे या कुछ भी बचे। और जब हम इसको इससे भाग देते हैं तो एक चीज यहाँ पर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? भागफल। उसे कहते हैं भागफल। देखो, इससे इसको भाग देंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज पता होगी कि भाजक की गुणा जब इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। ये प्राप्त होगा। मान लो यहाँ पर कोई संख्या दी है 15, 15 को हम करते हैं 2 से भाग, ठीक है। तो 2 से भाग किया, ये 2 क्या है? भाजक है। भाज्य कितना है? 15, ठीक है। 2 से मैंने भाग किया 15 को, तो 2 सत्ते 7 बार गया, जो 7 बार गया है यही क्या है? भागफल। भागफल क्या है? 7। अब 2 सत्ते 14, 14 आया, इसको घटाया मैंने तो 1 बचा, यही क्या है? शेषफल। यही क्या है? शेषफल। अब मुझे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, मुझे ये ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा? 7 और 2 की गुणा करूंगा, यानी कि भाजक। देखो, इसे कहते हैं भाज्य, ठीक है। तो भाज्य किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं भाज्य। अब मुझे भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा मेरा? भाज्य बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये भाजक था और ये भागफल था, इन दोनों की क्या करनी है? गुणा। भाजक गुणा भागफल। और मुझे जोड़ क्या देना है? ये शेषफल प्लस शेष। शेष या शेषफल एक ही बात है, ठीक है। अब देख लो, भाज्य मतलब 15 आना चाहिए आंसर आपका। भाजक और भागफल की गुणा करके 7 और 2 की गुणा करनी है, और प्लस शेषफल कितना है? 1, ठीक है। यही तो है। देखो, 7 दूनी 14 और 1 क्या हो गया? 15। 15 क्या निकल के आ गया? भाज्य निकल के आ गया। बीच वाली संख्या आपकी निकल के आ गई। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सबको मिटा देते हैं हम, सिर्फ एक चीज लिख देते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भाजक और गुणा भागफल प्लस शेष, ठीक है। प्लस शेष, इतना समझ में आ गया आपके? अब वो कह रहा है भाजक भागफल का 11 गुणा है। सीधा लिख लेते हैं जो वो कह रहा है। भाजक भागफल का 11 गुणा है। भाजक कितना है? 11 गुणा है किसका? भागफल का। भागफल जो है, भाजक जो है वो 11 गुणा है भागफल का, ठीक है। और क्या कह रहा है? और शेष का 2 गुणा है। जो भाजक है ये 2 गुणा है शेष का। शेष का कितना है? 2 गुना है, ठीक है। यही तो कह रहा है वो। अब यहां से आपको पता है, यहां से हमें पता है कि 11 गुणा भागफल है, ठीक है। 11 गुणा है और शेष का 2 गुणा है, एवं शेष 22 है। आपका शेष जो दिया है वो 22। शेषफल कितना दिया है? 22 दिया है। अब मैं यहां से शेषफल बराबर 22 रख देता हूँ। 2 गुणा 22, तो ये कितना निकल के आ गया? 44। 44 क्या निकल के आ गया? भाजक, ठीक है। भाजक कितना निकल के आ गया यहाँ से? 44। 44 में यहाँ पे रख दूं भाजक बराबर, तो मुझे भागफल भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूं 44 भाजक की जगह, ठीक है, अलग रख लेते हैं। इस समीकरण में हम भाजक की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, भाजक कितना है? 44 बराबर में कितना है? 11 गुणा भागफल के, ठीक है। तो 11 चौक 44, यानी कि भागफल कितना आ गया? 4 आ गया आपका। भागफल 4 आ गया, भाजक जो है आपका 44 आ गया। भाजक पता है, भागफल पता है, ठीक है, और शेषफल भी आपको पता है। तो आप भाज्य निकाल सकते हैं, वो भाज्य पूछ रहा है। आपको ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। देखो, भाजक बराबर कितना है? 44, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं भाज्य बराबर भाजक। भाजक आपका कितना है? भाजक बराबर दिया है आपका 44, ठीक है। 44 गुणा किससे करनी है?
भागफल से। भागफल कितना निकल के आया आपका 4, ठीक है। प्लस क्या करना है आपको इसमें 22, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसको यूनिट डिजिट से करना चाहे तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखो 4 चौक 16 है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों ही गुणा करूंगा तो लास्ट में 6 होगा, उसमें मुझे 2 जोड़ना है, यानी कि 8 आएगा। उसका लास्ट जो भी आंसर होगा वो 8 होगा, और 8 एक ही में दिया गया है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुणा में अंक होते हैं इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 यानी कि 6 निकल के आएगा। लास्ट वाले जो अंक होता है हम उसे देखते हैं। 6 देखा, अब इसमें कितने हैं 2, इन 6 को 2 में जोड़ना ही तो है, लास्ट में तो 8 ही आएगा आपका। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको निकाल रहे होते हैं। फिलहाल इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 चौक 16 के 6 हाथ से लगे, 4 चौक 16 और 17 प्लस 22, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2 6 8, ठीक है। 7 और 2 9 और 1 198, यानी कि आंसर आपका क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का दिया गया है 96, और उनका लघुत्तम समावर्तक आपको दिया है। इसका सीधा सा आपको पता होगा, लासा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या ए मान ली और दूसरी संख्या बी मान ली, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यही दे रखा है, महत्तम समावर्तक दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है, ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों की गुणा कर देते हैं हम। 96 गुणा 1296 बराबर पहली संख्या क्या है, एक संख्या दी गई है, ए दी गई है मान लो 864, निकालनी क्या है बी। तो बी बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 864 को इसके नीचे ले आते हैं, 96 गुणा 1296 बटे 864, ठीक है। इसको आप काटेंगे, इसको काट लेते हैं, चलो 12 5 60 5 72 12 7 84 12 8 96 12 8 96 12 7 84 12 7 84, ठीक है। 12 7 84 सॉरी 12 7 84, 2 बचे, 12 दूनी 24 72, 8 से काटेंगे इसे, 9 बार जाएगा, 8 ने 72, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 बचे, 9 चौक 36, ठीक है 36, फिर 3 बचे, 9 चौक 36, यानी कि 144 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 144 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट की तरह सेम है, लगभग थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो इसके लिए मैंने बताया था कि एवरेज जब हम निकाल रहे होते हैं तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग ऊपर रखते हैं और नीचे हम क्या रखते हैं, सभी संख्याएं, यानी कि जितनी संख्याएं दी हुई, जैसे एक पर ऐसे देख लो आप, 1 3 5 दिया है, तो जो सभी संख्याओं के बीच में अगर जोड़ करेंगे तो जोड़ करके ऊपर रखेंगे, और ये संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं कितनी है वो हम नीचे रखते हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, तो ये 3 संख्याएं तो 3 रखेंगे इस प्रकार से। अब देखो वो कह रहा है एक्स संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है, एवरेज बराबर, 1 मिनट, उसने औसत भी दे रखा है। एक्स संख्याओं का औसत कितना है 22², एवरेज तो 22² दे रखा है एवरेज, और संख्याओं का योग उसने दे नहीं रखा है, ठीक है। एक्स संख्याएं तो संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी है एक्स, ठीक है। तो यहां से संख्याओं का योग निकालूंगा मैं, एक्स इधर कर दूंगा, तो संख्याओं का योग आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स इधर कर दिया और 22² पहले से था, यानी कि एक्स 22² आपका निकल के आ गया। वैसे ही तदनुसार ये कह रहा है 22 संख्याओं का औसत x² है, 22 संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं का जो योग आ जाएगा उनका भी क्या हो जाएगा, x² बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² गुणा बाई, यहाँ पर 22² और x की गुणा हो गई थी, तो क्या निकल के आ गया था, संख्याओं का योग। ऐसे ही इसमें क्या है, संख्याओं का योग हमने दोनों का निकाल लिया। अब वो कह रहा है उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, ठीक है, कुल एवरेज इन दोनों संख्याओं का अब उसने पूछा है। तो देखो हमारे पास संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग है, तो संख्याओं का योग हम ऊपर रख देंगे, क्या है, x 22² प्लस बाई x²
बटे में आपको लिखना है संख्याएं। तो संख्याएं क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। संख्याएं क्या है, एक्स संख्याएं ये थी और वाई संख्याएं वो दी है, ठीक है। वाई संख्याएं वो दे रखी हैं, तो एक्स प्लस वाई संख्याएं थी, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स गया वाई गया, तो यहाँ कितना बचा, वाई प्लस ऐसे ही यहाँ से एक्स बचेगा, बटे में आपका एक्स प्लस वाई पहले से दे रखा है। इस एक्स प्लस वाई से इसको काट देंगे तो कितना बचा, एक्स वाई आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, देखो ठीक है। आप पहले प्रश्न देख लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक। ये आपका एक्स वाई आपका आ गया यहाँ पर। अब इसे मिटा देते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% दी गई है, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, ये वो पूछना चाह रहा है। देखो कितनी थी, 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी था। अब देखो ये पानी और ये दूध, दूध को डी से लिख लेते हैं, पानी को पी से। अब 40 लीटर था मिश्रण, इसमें 10% क्या था, 10% पानी है, 10% निकालेंगे हम, यानी कि 4 लीटर उसमें पानी है। 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 4 लीटर आपकी निकल के आ गई, यानी कि 4 लीटर पानी है, 40 पूरा है, तो दूध कितना बचा, 36 ही तो बचा। अब वो कह रहा है और कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण की में पानी की मात्रा जो है 20% हो जाए, पानी और इसमें कितना मिलाया जाए, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। कितनी मात्रा हो जाए, 20%, यानी कि देखो 20% के हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि 5 में 1 पानी होना चाहिए, 5 में 1 पानी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो पानी 1 हो तो 5 दूध होना चाहिए, ठीक है। पानी 1 है तो 5 कितना होना चाहिए, दूध होना चाहिए। अब पानी कितना है आपके पास, 4, ठीक है। 4 तो पहले से ही था, तो इसे 4 बना लेते हैं, 4 से हम क्या कर लेते हैं, इसे गुणा कर लेते हैं, 4 अनुपात ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 पंजे 20 हो जाएगा ये, यानी कि 24 हो जाएगा। अब भी हमारा नहीं बन रहा है, 1 मिनट, इसमें नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो, ठीक है। पानी की मात्रा 20% जब होगी, जब ये 5:1 के अनुपात में आएगा, ठीक है। 5:1 के अनुपात में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसको जो है इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 4 एकम 4 और 5 6 30 का सुपर हासिल आगे 3, 5 3 15 16 17 18, इस रेशियो में इसका होना चाहिए, ठीक है। इस रेशियो में होना चाहिए, तब क्या है 20 लीटर पानी आपका हो जाएगा, 20% पानी होना चाहिए। इसमें कुछ गलती हो गई हमारी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ये देखो, ये जो 20% है, ठीक है, 20% मिलाया है तो 1/5 के अनुपात में मिलाया है, यानी कि अगर 5 टोटल मात्रा, नीचे वाली टोटल होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये दिक्कत हो गई थी, 1 मिनट, इसमें अगर 5 टोटल है, दूध और पानी दोनों मिक्स है 5, ठीक है, तो 5 में से 1 पानी है तो 4 बचेगा आपका, 4 यूनिट दूध बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, आपको पता है दूध जो था, दूध और पानी के एक मिश्रण में, दूध क्या है, पानी की मात्रा यहाँ पर 10% थी। अब वो कह रहा है पानी कितना मिलाया जाए, यानी कि दूध तो बराबर था, अब हमें क्या करना है, दूध को बराबर कर लेना है। तो मैं अगर इसे 36 करूंगा तो यहाँ 9 पे 9 की गुणा करूंगा, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 4 9 36, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 9 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये जो दूध है वो हमें सेम रखना है, हमें सिर्फ पानी मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये हो जाएगा 36:9, ये कितना हो जाएगा, नया अनुपात 36:9। तो हमने पानी कितना मिलाया इसमें, पानी मिलाया हमने 5 लीटर, क्योंकि 4 लीटर पानी पहले से था। अब कितना हो गया, 9 लीटर हमने पानी इसमें मिला दिया, तब ये 36:5 आपका हो गया, क्योंकि दूध हमें सेम रखना था, ठीक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पर रीजनिंग का आपका सेक्शन शुरू हो जाता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। गड़गड़ाहट, वर्षा, ठीक है, गड़गड़ाहट किसमें होती है? वर्षा में होती है। और यहाँ पर रात्रि की जगह क्या आएगा? रात्रि में क्या होता है आपका? अंधेरा, ठीक है, रात्रि में क्या हो जाता है आपका? अंधेरा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, ये इन्होंने क्या किया है? TALE, इसको क्या लिखा है? LATE, इसको LATE लिखा है। अब उसने क्या किया है? ये वाले स्टेप बिल्कुल चेंज नहीं किया है। इस L को इधर लिख दिया है, T को इधर लिख दिया है, बीच वाले को ऐसे ही लिखा रहने दिया है। तो हमें क्या करना है? CAPF लिखना है, ठीक है, CAPF, CAF ही लिखना है। तो हमें E को तो ऐसे ही लिखा रहने देना है, ठीक है। ये नीचे वाली बाद वाली स्टेप है, हमें पहले वाली बतानी है। हमें ये वाली दी गई है, हमें ये वाली बतानी है। तो इसमें E को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको F को इधर लिखेंगे, C को इधर लिखेंगे और A को बीच में। तो C यहाँ लिख दो और F यहाँ लिख दो। तो ये क्या आ गया? FACE यानी कि फेस, यानी कि ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? 2, 4, 8 दिया है, फिर 4, 8, 16 दिए हैं, फिर 6, 12, 26 दिए हैं, फिर उसी प्रकार से 8, 16, 32 दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है? इनमें सीक्वेंस देखना होता है कि कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 से 4 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर ये 4 से 8 हो रहा है, ठीक है, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 से 4 हो गया, फिर 2 फिर कितना घट गया? 4 घट गया, ठीक है। यानी कि ये तो आपकी घट बढ़ने वाली सीरीज तो बन नहीं रही है। अब मैं यहाँ पे देखूं कि 2 के नज़दीक ये है, यहाँ पर ऐसी 4 के नज़दीक ये है, 8 के नज़दीक कौन है? ये है, क्योंकि ये दोनों डबल है। 2 में 2 जोड़े मैंने, तो कितने आ गए? 4, 2 स्टेप छोड़कर। ऐसे ही 4 के 2 स्टेप छोड़कर मैं अगर 4 में 4 जोड़ूं तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। वैसे ही 8 में 8 जोड़ूं 2 स्टेप छोड़कर तो कितने मिल रहे हैं मुझे? 16 मिल रहे हैं। यानी कि 2, 4 और 8 को हमें जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अब 4 में 2 जोड़ूं मैं तो 6 मिल गया मुझे, ठीक है। यहाँ पर 2 फिर से जोड़े मैंने, 6 मिल गया। ऐसे ही 8 में मैंने कितने जोड़े? 8 में 4 जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 12। वैसे ही 16 में मुझे कितने जोड़ने हैं? 16 में मुझे कितने जोड़ने हैं? अनुक्रम में आपको गलत पद बताना है। 16 में मुझे 8 जोड़ने हैं, 8 और 16 कितने हो जाएंगे? 24, ठीक है। यहाँ पर कितने आने चाहिए थे आपके? 24, लेकिन यहाँ पर लिखे कितने गए हैं? 26, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ पर 26 आना चाहिए, 24 आना चाहिए था, 26 लिखा हुआ है, यही हमारी गलती थी, ठीक है। आपको गलत अनुक्रम में गलत पद बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि भाग का तात्पर्य प्लस गुणा का ये ऐसे करके मान अगर दिए गए हैं तो हमें क्या करना है? इसका मान बताना है। देखो इसको ऐसे ही उतार लो, 8, 2, 10, 2, 6। हमें पता है 8 और 2 के बीच में माइनस है, माइनस का अर्थ हमारा क्या है? भाग। ऐसे ही भाग का अर्थ क्या है हमारा? भाग का तात्पर्य प्लस है, यहाँ पर प्लस है। और 10 और प्लस 2, प्लस 10 और 2 के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का अर्थ हमारा कितना है? प्लस का तात्पर्य गुणा है। ऐसे ही 2 और 6 के बीच में गुणा है, तो गुणा का तात्पर्य हमारा क्या है? गुणा का तात्पर्य आपका दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो हम देख लेते हैं, जो मान मिसिंग है वही गुणा का तात्पर्य हो जाएगा। देखो हमारा प्लस आ गया, गुणा आ गया, भाग आ गया, गुणा का तात्पर्य आपका माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा आपका। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस 10 दूनी आपका 20 हो जाएगा, माइनस के 6, यानी कि ये कितना आ गया? 4 और 20 कितने हो जाएंगे आपके? 24 में से 6 घटाऊंगा मैं तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 18 आपके प्राप्त हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सार्थक क्रम बताना है इन सभी का, ठीक है। तो इसमें जब भी आपको सार्थक क्रम बताने के लिए कहे तो आप शुरू से शुरू करेंगे उसे, मतलब इनिशियल स्टेज से।
कोई भी प्रक्रिया आपको इसमें दी है उससे सबसे छोटा या सबसे पहले की प्रक्रिया आपको देखनी है। तो सबसे पहले क्या आया होगा, शिशु रहा होगा कोई, ठीक है, सबसे पहले शिशु रहा होगा, उसके बाद क्या बना होगा, वो शिशु रहने के बाद बालक बना होगा, ठीक है, शिशु बालक बना होगा, 4-5 साल का हुआ होगा तो उसे बालक कहना शुरू किया गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बना होगा, किशोर बना होगा, 4 नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा, किशोर 1, 5, 4, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर ये कह रहा है तो प्रौढ़ बना होगा, और उसके बाद 2 वृद्ध बना होगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है। यानी कि पहले ऑप्शन पे क्या है, शिशु बना वो, फिर 5वें नंबर पे क्या है, बालक बना, फिर चौथे नंबर पर किशोर, फिर कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़, फिर कौन सी अवस्था आती है, वृद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, रघु तथा बाबू जुड़वा भाई हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, रघु और बाबू ये दोनों कौन है, जुड़वा भाई हैं। हिंदी में लिख ले, हिंदी में लिख लेते हैं, छोटा रहेगा, रघु प्लस बाबू ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, सगे भाई हैं, सगे हैं, जुड़वा हैं, एक ही बात है, सगे ही होंगे, जुड़वा है। तो बाबू की बहन रीमा है, इन दोनों की कौन बहन है, एक वो कौन है, रीमा, रीमा इनकी कौन है, सिस्टर है, ठीक है, रीमा इनकी सिस्टर है। रीमा का पति कौन है, राजन, इनका जो पति है वो है राजन, रीमा के पति हो गए आपके राजन, ठीक है, रीमा के पति राजन हो गए, यानी कि इनकी बहन के जो पति हैं वो राजन है, ठीक है। रीमा का पति राजन, रघु की जो माँ है वो लक्ष्मी है, रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी। इन तीनों बच्चों की जो माँ है वो कौन हो गई, लक्ष्मी हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है लक्ष्मी का पति है राजेश, इन दोनों के पति जो हैं, इसके लक्ष्मी के जो पति हैं वो हो जाएंगे राजेश, यानी कि इन तीनों बच्चों के पिता कौन है, राजेश है। तो राजेश का राजन से संबंध बताना है। ये देखो, ये जो रीमा थी इसके पिताजी तो हो जाएंगे राजेश, और लक्ष्मी कौन हो जाएंगी, माता। तो रीमा के जो पिताजी होंगे उनका राजन से क्या संबंध होगा, रीमा की राजेश की लड़की के जो है हस्बैंड का इनसे क्या संबंध होगा, तो राजन के ये कौन लगे, ससुर, और राजेश के ये कौन लगे, दामाद, ठीक है। तो ससुर दामाद का इनका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि राजेश का राजन से, राजेश कौन लगने चाहिए, राजन के, ये आपको बताना है। तो राजेश जो है वो ससुर लगेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। दामाद यहाँ पे नहीं बताना है, क्योंकि जिसके पीछे का लगे, ठीक है, उसी का संबंध बताना है। तो राजेश का संबंध क्या हो गया, राजेश का इनसे राजन से संबंध क्या हो गया, राजेश कौन लगे ये बताना है। ऐसे करके राजेश का मतलब कौन, राजेश कौन है, तो राजेश कौन है, राजन के ससुर, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है। यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी कौन है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, देखो सुनीता अनीता से लंबी है, यदि कौन है, सुनीता ऊपर रख देते हैं अनीता से, ठीक है, अनीता से ये लंबी है, सुनीता अनीता से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, रीना कौन है, ये चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है। रीना जो है चित्रा से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है, रीना, रीना के बारे में ये बता रहा है कि मीनू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है, इससे छोटी है अनीता, ठीक है, इससे छोटी कौन है, अनीता। और अनीता से बड़ा कौन है, अनीता से बड़ा कौन है, एस क्या था आपका, एस क्या था, सुनीता, सुनीता अनीता से लंबी है, यानी कि अनीता से लंबी यहाँ पर कौन होगा, सुनीता होगा, और सुनीता जो है, अनीता कौन है, चित्रा से छोटी है, तो सुनीता हो सकता है चित्रा से बड़ी हो या छोटी हो, अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, यानी कि सुनीता बीच में ही आएगी, सुनीता से भी चित्रा क्या है, लंबी है यहाँ पर। तो सबसे छोटी कौन है, ठीक है,
तो सबसे छोटी आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर? अनीता, क्योंकि अनीता से बड़ी तो आपकी सुनीता है, ठीक है, अनीता से बड़ी आपकी सुनीता है, चित्रा भी इससे बड़ी है, ठीक है, तो सबसे छोटी आपकी अनीता हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको HANK इसकी कोडिंग आपको बतानी है, ठीक है, और सभी अक्षरों की कोडिंग उन्होंने दे रखी है। अब देखो H के लिए उन्होंने क्या लिखा है, 1 2, दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर स्टार दे रखा है, तो H की जगह मैं स्टार बना देता हूँ। ऐसे ही A की जगह देखो, A कहाँ पर है? यहाँ तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 लिख दिया। ऐसे ही N की जगह क्या दे रखा है? N लास्ट में, तो लास्ट वाला अक्षर क्या है? 7। ऐसे ही K की जगह क्या दे रखा है? K लास्ट में, यहाँ पर K की जगह ये S, ठीक है। इस चीज को देखें हम कौन से ऑप्शन में है? 97, ये गलत हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको पता ही है क्या करना है, ज़्यादातर गुणा करके आता है, तो ठीक है गुणा करके देखते हैं। 5 चौक 20 दूनी 60, यानी कि आज तो 20 दूनी 40, यानी कि ये तो गड़बड़ कर गया आज, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं, हमें ये लेके आने हैं, ठीक है, ये वाले साइन हमें, ये जो नीचे संख्याएं दी गई हैं ये हमें लेके आनी है इनकी सहायता से, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 4 9 और 2 9 और 2 11, यानी कि तब भी नहीं आया। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, अब 20 में से 2 हटाऊंगा तो 18 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है ऐसे बन जाए 6 दूनी 12, 6 3 18 में से 3 घटाऊंगा, नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे? अब कोई और तरीका सोचते हैं। देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम और इसकी गुणा कर रहे हैं तब आ रहा है ये। अब देखो इसमें बनेगा या नहीं, 6 और 3 9, 9 3 27 बन गया, ठीक है, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है और इसकी गुणा करनी है। 6 और 3 9, 9 3 27, ऐसे ही 12 और 4 16, 16 16 6 96, यानी कि डी ऑप्शन 6 आएगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। 12 और 4 16, 16 6 96, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? देखो कौन सी आकृति फल लाल और कमीज के बीच में संबंध बताना है। अब बताओ, फल क्या लाल हो सकता है? हो सकता है। कमीज लाल हो सकती है? हो सकती है, ठीक है। तो जो लाल है वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन सभी फल लाल हो ये भी जरूरी नहीं है, यानी कि ये सभी वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और एक दे रखा है कि 2 का रिलेशन है 1 का नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे, देखो मान लो ये लाल रंग है, लाल रंग है, ये मैंने फल रख दिए कुछ टोकरी में फल, तो ये लाल लाल वाले फल कहाँ है? मैंने यहाँ रखे, यानी कि जो लाल लाल वाले फल होंगे वो इधर रखने हैं, बाकी सारे कलर के फल इधर रखने हैं, यानी कि कुछ फल लाल होंगे तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जो भी चीज लाल होगी वो इसमें आ जाएगी। अब कमीज मान लो, कमीज, ठीक है, तो कमीज जो लाल होंगी वो इसमें आ जाएंगी और बाकी जो कलर हैं वो इधर आ जाएंगे, यानी कि तीनों का आपस में क्या है? संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बताना है कि फल में अगर कोई फल लाल नहीं होता तो हम इसे अलग रख देते, लेकिन कुछ फल लाल होते हैं इसलिए हमें इसे थोड़ा सा जो है इनका संबंध रहेगा। ऐसे ही सभी कमीज अगर लाल नहीं होती तो हम इसे अलग रखते। अब आपको पता है कमीजें लाल भी होती है तो हमने इसको जो है संबंध दर्शा दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आपको ये वाली आकृति क्या है? इन चारों में से ढूंढनी है, ठीक है, ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है। तो हम सीधे बना के देखते हैं, यहाँ से बननी चाहिए, इसमें नहीं बन रही है, छोड़ो, यहाँ से बनानी चाहिए, यहाँ से नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से बननी चाहिए थी, बीच में से ही तो बन रही है, ये भी नहीं बन रही है। अब डी ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, वैसे भी बन रही है, देखो ये इधर गया, फिर नीचे, सॉरी ज़्यादा खींच दी मैंने, ये इधर गया फिर नीचे गया, ठीक है। अब वो बिल्कुल सीधे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, यही तो है, ठीक है ना, यही तो बन रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न जो है हमारा वो आकृति से संबंधित है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, जैसे इन सबको कर रहे थे वैसे ही इसको कर लेंगे। आपको देखो ये इसके अपोजिट है, ये उधर को मुँह है, ये इधर को है,
तो ये भी क्या हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कर्व वाली लाइन ऐसे आ जाएगी और एक लाइन ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना है पहले तो ये वाली लाइन किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में बची। ठीक है, इन दोनों में आपकी ये लाइन बची। एक लाइन सीधी है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन यहाँ से आपकी दो लाइन चल रही है, देखो एक बीच की तरफ और एक इधर की तरफ, इस वाले को मिला रही है ऐसे, यानी कि दो लाइन वाली कौन सी है, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो कट रही है और इसके बीच में से, कर्व के बीच में से कुछ नहीं कट रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पर ये लाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन अब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर दिए, और आपको जो भी इसमें दिक्कत लगी होगी वो हमें जो है कमेंट करके बता देंगे आप, और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका स्कोर रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। धन्यवाद।